गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपने क्लास में डिस्कस कर रहे थे बच्चों काइनेमेटिक्स को, है ना। हमारा जो मेन टॉपिक था वो था काइनेमेटिक्स यानी गतिकी। और काइनेमेटिक्स और गतिकी में हम पढ़ रहे थे की फैक्टर। हमने चाल पढ़ लिया। पहली क्लास में हमने जो है वो दूरी पढ़ी थी, विस्थापन पढ़ा था। फिर कल की क्लास में हमने चाल पढ़ा था और चाल के दोनों पार्ट हमने पढ़े हैं, तात्क्षणिक चाल और औसत चाल। आज हम पढ़ेंगे वेग, वही दोनों पार्ट, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। देखो, कल वाले पार्ट में और आज वाले पार्ट में एक ही अंतर है। कल वाले पार्ट में हमने दूरी बटा समय लिया था, है ना। बेसिक सूत्र तो यही था, उसके बाद में अपन ने इसको औसत के लिए भी लिखा था और तात्क्षणिक के लिए भी लिखा था, लेकिन बेसिक सूत्र दूरी बटा समय था चाल का। और यहाँ पर वेग हम यानी वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी एक सदिश राशि है। सदिश राशि होने का मतलब है आपको अपने मान के साथ साथ इसकी दिशा के कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे कि उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है, किन परिस्थितियों में इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, वगैरह 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 सब अपन इसमें पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक की हेडिंग लगा लेते हैं अपना वेग, वेलोसिटी। चलिए बच्चों, वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी, है ना। इसको भी मैं v से रिप्रेजेंट करूंगा। कल चाल को भी मैंने v से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन उस पर मैंने सदिश नहीं लगाया था, इस पर मैं सदिश लगाऊंगा। पहले तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। चाल की डेफिनेशन थी कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, जबकि वेग क्या है। देखो, किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को, किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, उसका वेग कहा जाता है। तो पहले तो इसका बेसिक सूत्र लिख लेते हैं कि इसका बेसिक सूत्र क्या होता है। तो बच्चों, इसका बेसिक सूत्र हो जाएगा वेग का विस्थापन बटा समय, है ना। वहां दूरी था और यहाँ क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसमें कुछ पहला पॉइंट, पहले तो इसका जो मात्रक है वो लिख लेते हैं। मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल का मात्रक भी यही होता है, यदि मैंने वहां मेंशन ना किया हो तो। दूसरा पॉइंट इसके बारे में है कि वेग एक सदिश राशि है। मतलब ये हुआ कि आपको वेग के मान के साथ साथ उसकी दिशा का कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा। चाल में नहीं था लेकिन इसमें है। कैलकुलेशन की बाकी सारी विधियां वो की वही हैं। देखो, वेग का बेसिक सूत्र अपन ने लिख लिया। अब अपन लिखते हैं औसत वेग। क्या लिखते हैं, औसत वेग। ध्यान से देखना, कल वाला अप्लाई क्या इसमें, कोई बात।
यानी एवरेज वेलोसिटी। देखो बच्चों, एवरेज का एक ही फॉर्मूला होता है, कहीं भी चले जाओ इसकी डेफिनेशन एक ही है। औसत चाल में हमने लिखा था कि एक निश्चित समय अंतराल में चाल को औसत चाल कहते हैं। यहां लिखेंगे एक निश्चित समय अंतराल में वेग को औसत वेग कहते हैं। यदि फिक्स समय पर पूछे तो तात्क्षणिक, और एक अंतर में पूछे, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, एक अंतराल में पूछे तो वो हमेशा औसत वैल्यू होती है ना। तो औसत वेग की डेफिनेशन क्या बन गई यहाँ पर, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु की एक निश्चित समय अंतराल में वेग के मान को, गतिशील वस्तु के लिख लेना, गतिशील वस्तु के एक निश्चित समयांतराल में वेग के मान को निश्चित समयांतराल में वेग के मान को औसत वेग कहते हैं। चाल में भी यही डेफिनेशन थी, वेग में भी यही डेफिनेशन, और आगे त्वरण में भी यही डेफिनेशन लिखेंगे। एक अंतराल में पूछा जाए तो वो औसत मान होगा, और एक निश्चित समय पर पूछा जाए तो वो क्या होगा, औसत वेग होगा। चलिए औसत वेग का एक एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। इसको लिखने का एक तरीका ढूंढते हैं। कल वाला ही एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि उस आदमी को जो फिलहाल यहाँ चूरू में खड़ा है, और 9 बजे खड़ा है, और ये आदमी 10 बजे तारानगर पहुंच जाता है। कल वाला एग्जाम्पल काम में लिया, लेकिन इसने चूरू से लेकर तारानगर की डिस्टेंस सीधी ट्रेवल नहीं की जैसे ये कल जा रहा था। मान लीजिए ये ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे घूमता हुआ ये गांव में से जाता है और तारानगर पहुंच जाता है। समझ में आई बात। तो यदि कोई पूछे कि बताओ इसकी चाल क्या होगी, तो हम कहेंगे कि ये देखो, ये सारी लंबाई जोड़नी है अपने को, ये वाली, ये सारी लंबाई है ना, यहाँ तक की ये सारी लंबाई जोड़नी है ना। तो हम ये कुल दूरी लिख देते इसमें, है ना, और समय का भाग देते जो कि 1 घंटा था। लेकिन यदि आपको वेग चाहिए जो कि वेक्टर फॉर्मेट में होता है, उसके लिए आपको विस्थापन चाहिए, और विस्थापन का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के मध्य की सीधी दूरी। ये रहा अपना विस्थापन, ये रहा अपना विस्थापन, जिसकी डायरेक्शन अपन बता देंगे कि इधर ये जो भी है, उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है, जो भी है, ये डायरेक्शन बता देंगे, है ना। तो यहां से देखो मैं अंतर क्या समझा रहा हूं आपको कि दूरी इसमें चाल वाले में आपको कुल दूरी कुल दूरी काम में लेनी थी, लेकिन यहाँ पर आपको कुल विस्थापन काम में लेना है। यहां से लेकर यहां तक का कुल विस्थापन काम में लेना है, और विस्थापन होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी या न्यूनतम दूरी होता है। तो यहाँ आपको विस्थापन काम में लेना है डेल्टा एक्स। चूंकि विस्थापन सदिश होता है इसलिए इस पर मैंने सदिश लगा दिया, और नीचे पॉइंट हो गया डेल्टा टी। तो ये आपके पास वी एवरेज का टाइम आ गया, सॉरी वी एवरेज आ गया, वेग आ गया। तो चाल वाले में आप दूरी काम में लेते थे, वेग वाले में आप विस्थापन काम में लेंगे। सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखिए, सीधा सीधी परिभाषा याद रखिए। एक निश्चित समय अंतराल में वेग के मान को क्या कहा जाता है, औसत वेग कहा जाता है। और एक निश्चित समय पर, जैसे ये मैं मान लो कि वही कल वाला एग्जांपल लेता हूं कि ठीक 9:15 पर बताओ कि उसका वेग का मान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसा का वैसा ही सोल्व करना है। तो अब मैं यहाँ पे कल वाली तरह से वो डेल्टा टी टेंस टू 0 वाला नहीं लिख के सीधा इसका फॉर्मूला लिखूंगा। समझ में आ रही है बात। तो बच्चों यहाँ पे
औसत इसका वेग का सूत्र तो आपको समझ में आ गया है कि ये एवरेज का है। अब अपन देखते हैं तात्क्षणिक वेग का, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? किसी निश्चित क्षण पर, निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग के मान को क्या कहा जाएगा? उसका तात्क्षणिक वेग कहा जाएगा। कल वाला ही है, निश्चित क्षण पर चाल का पूछे तो वो तात्क्षणिक चाल हो गई, निश्चित क्षण पर वेग का पूछे, दोनों में अंतर क्या है भाई? इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, उसमें नहीं बतानी पड़ेगी। तो चलिए क्या डेफिनेशन बन गई इसकी? किसी गतिशील वस्तु के निश्चित क्षण पर वेग के मान को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब जो कहानी ये बन गई ओवरऑल कि तात्क्षणिक वेग का जो सूत्र आएगा वो आएगा v इंस्टेंटेनियस बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे x जो है वो दूरी नहीं है, विस्थापन है, इसलिए मैंने इस पर सूत्र लगा दिया। अब मैं यहाँ पर एक चीज देखो, मैं एक डब्बा बनाकर आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लो मैं चाल का डब्बा बनाता हूँ और वेग का बनाता हूँ। औसत चाल यानी v एवरेज का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा x क्या है? दूरी है। और यदि v एवरेज का सूत्र बनाता तो इस पे वेक्टर लगा दिया मैंने, इसका निकालता तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा x क्या है? यहाँ डेल्टा x विस्थापन है, वहां डेल्टा x दूरी है, यहाँ डेल्टा x विस्थापन है। और यदि v इंस्टेंटेनियस निकालता तो यहाँ dx अपॉन dt, यहाँ पे जो x दिख रहा है वो आपको क्या है? दूरी है। और यहाँ पर जो आपको x दिख रहा है वो क्या है? विस्थापन है, इस पर वेक्टर लगा हुआ है। समझ में आ रही बात? ये चार फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। तो वेग और विस्थापन की कहानी आपको समझ में आ गई। सॉरी, वेग और चाल की। तो चाल का मतलब होता है दूरी बटा समय, और वेग का मतलब होता है विस्थापन बटा समय। एवरेज का मतलब होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इधर डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। और तात्क्षणिक के लिए डी एक्स अपॉन डी टी। ये बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा ये मैंने कल बताया था, इसलिए मैंने आज इसको दोबारा डिस्कस नहीं किया है। सीधा लिख दिया, इंस्टेंटेनियस वाला अवकलन के फॉर्मेट में होता है तो dx अपॉन dt अपन ने इसको लिख दिया। क्लियर है बच्चों? चलिए अपन कैनवास को कर लेते हैं क्लियर। और कुछ पॉइंट अब याद करने हैं अपने को, कुछ पॉइंट समझने हैं अपने को, इनकी दिशाओं से संबंधित, है ना? तो ध्यान से समझिएगा। हेडिंग लगाते हैं अपन पॉइंट टू रिमेंबर। मतलब पीटीआर। अब मैं डायरेक्ट बाद में जब भी कभी लिखूंगा क्लास में तो पीटीआर लिखूंगा सीधा। पॉइंट टू रिमेंबर मतलब याद रखने योग्य बातें। चलो, सबसे पहले चाल की दिशाएं तो होती ही नहीं है, लेकिन वेग की होती है। तो भाई साहब वेग की दिशाओं को अपने को प्रदर्शित करना पड़ेगा। चलिए देखिए, पॉइंट नंबर 1, पहले अपन बात करते हैं औसत वेग की दिशा की। औसत वेग की दिशा की, तो ध्यान से देखो, आपने औसत वेग का क्या सूत्र लिखा था? वेग का सूत्र आपने लिखा था v एवरेज बराबर डी एक्स बार अपॉन डेल्टा टी। मैं एक सेकेंड के लिए यहां से डेल्टा टी को हटा देता हूं। ये देखो, इसको मैंने एक बार कर दिया कि ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय तो अदिश राशि, इसकी दिशा तो होती ही नहीं है। अब आपके पास डेल्टा टी है ही नहीं। आपके पास समीकरण में एक साइड वी एवरेज है और एक साइड क्या है? डेल्टा एक्स है। ये दोनों बराबर भी नजर आ रहे हैं, तो जो एक्स की डायरेक्शन हो जाएगी वही वी एवरेज की डायरेक्शन हो जाएगी। तो क्या पॉइंट बना? पहला पॉइंट बनेगा कि भाई साहब जो विस्थापन की दिशा होती है वही औसत वेग की दिशा
होती है। जो विस्थापन की दिशा होती है वही औसत वेग की दिशा होती है। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं इसको। वी एवरेज यानी औसत वेग की दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है। जिधर विस्थापन हो गया उधर ही इसके वेग की दिशा होगी। अब आपको ये भी दिक्कत आ सकती है कि विस्थापन की दिशा कैसे निकालते हैं, तो इसमें अपन नोट लगा लेते हैं। इनिशियल से फाइनल पॉइंट यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो दिशा होती है वही विस्थापन की दिशा होती है। प्रारंभिक व अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिशा ही विस्थापन की दिशा होती। वही चलते हैं, अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल में चलते हैं। वो आदमी यहां से चला था, ये उसके दोनों पॉइंट थे, यहां वो शुरुआत में खड़ा था और वो यहां तक गया था। गया तो ऐसे था, है ना, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट था, लेकिन डेल्टा एक्स तो ये हुआ। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की दिशा, तो ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की दिशा ये होगी बच्चों, ये। अब ये जो भी डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमारे पेज के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट है हमारे हिसाब से, तो हम कहेंगे कि इसका विस्थापन किधर है, ईस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि चूरू से तारानगर ईस्ट में ही है, फॉर एग्जाम्पल ये दिशा ईस्ट में है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाया तो ये दिशा ईस्ट में आ गई, तो हम कहेंगे कि इसका विस्थापन ईस्ट में है, तो भाई साहब इसका वी एवरेज का जो भी मान आएगा वो ईस्ट में आएगा, है ना। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? जिधर विस्थापन होगा वही दिशा औसत वेग की होगी। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर? और विस्थापन की दिशा कैसे निकालते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दिशा निकालते हैं। फॉर अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आदमी यहां इनिशियली खड़ा था और यहां फाइनली खड़ा था। ये आदमी घूमता फिरता ऐसे ऐसे घूमता फिरता यहाँ आया, यहाँ से तारानगर ऐसे सीधा चला गया, फिर तारानगर से ऐसे गांव में होता हुआ मान लो यहाँ आके ठहर गया। ये इतनी इसने तय की, तो ध्यान से देखो, इस बार इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन अपने हिसाब से कौन सी है? साउथ ईस्ट है, तो हम कहेंगे साउथ ईस्ट में जाके ठहरा है साहब। समझ में आ रही बात? तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को दिखाने के लिए तो ये सब तो अपन मिटा देते हैं, अब अपने कोई काम का नहीं है, और ये एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने लिया था। तो सीधा सीधा है कि जिधर विस्थापन होता है उधर ही किसकी दिशा होती है? औसत वेग की दिशा होती है। कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? चलिए, ये अपना पहला पॉइंट हो गया औसत वेग का। दूसरा पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। तात्क्षणिक वेग की दिशा, तात्क्षणिक वेग की दिशा गति के वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अब सुन लो, समझा दूंगा क्या है।
तात्क्षणिक वेग की दिशा गति के वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। क्या मतलब है, वही एग्जांपल लेके बताते हैं भी क्या मतलब है। मान लो ये आदमी यहाँ था, शुरुआत में यहाँ खड़ा था, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, और वो ऐसे घूम के तारानगर गया। मैंने आपसे कहा कि बताओ इस बिंदु पर, एक बिंदु ले लिया, बताओ इस बिंदु पर, बताओ इस बिंदु पर, बताओ इस बिंदु पर, और बताओ इस बिंदु पर। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। बताओ पांचों बिंदु पर उसके तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होगी। तो गए अपन पहले बिंदु पर, पॉइंट अपना कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचो, तो पहले पॉइंट पर गए स्पर्श रेखा खींची, दूसरे पॉइंट पर गए स्पर्श रेखा खींची, तीसरे पॉइंट पर गए स्पर्श रेखा खींची, चौथे पॉइंट पर गए स्पर्श रेखा खींची, और पांचवें पॉइंट पर गए स्पर्श रेखा खींची। पहले पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन है वो पहले वाले पॉइंट, इस पहले वाले बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा है। ये दूसरे वाले पॉइंट पर तात्क्षणिक वेग की दिशा, ये तीसरे वाले पर, ये चौथे वाले पर, और ये पांचवें वाले पर। यदि कोई पूछे कि तीसरे पॉइंट पर बताओ स्पर्श रेखा किधर होगी, तो आप उस पॉइंट पर जाइए। तीसरे पॉइंट पर तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होगी, तो आप उस पॉइंट पर जाइए, वहां स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा जिधर भी आएगी, स्पर्श रेखा जिधर भी आएगी वो आपके तात्क्षणिक वेग की दिशा होगी उस बिंदु पर। समझ में आ रही बात। चलिए मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई गोल गोल घूम रहा है, कोई पूछे कि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा किधर होगी, इधर होगी भाई साहब, ये तात्क्षणिक वेग की दिशा है। इस बिंदु पर ये तात्क्षणिक वेग की दिशा है, इस बिंदु पर ये तात्क्षणिक वेग की दिशा है, इस बिंदु पर ये तात्क्षणिक वेग की दिशा है। तो ये देखो अपने हिसाब से इसको कहेंगे नॉर्थ है, ये अपना वेस्ट है, ये अपना साउथ है, ये अपना ईस्ट है। समझ में आ रही बात। तो हर बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग जिस पॉइंट पर आपको पूछा हुआ है, उस बिंदु पर यदि आपको तात्क्षणिक वेग की दिशा चाहिए तो आप उस बिंदु पे जाओ, स्पर्श रेखा खींचो, जिधर स्पर्श रेखा आएगी वही तात्क्षणिक वेग की दिशा होगी। बात समझ में आई। चलिए पॉइंट नंबर 3 की कहानी कहते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर है। औसत वेग की दिशा विस्थापन के अनुदिश और तात्क्षणिक वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अभी आपने देखा कि इनिशियल बिंदु से चला, फाइनल बिंदु तक पहुंच गया, आपने विस्थापन की दिशा को देख लिया, विस्थापन की दिशा के हिसाब से आपने उसके औसत वेग की दिशा को बता दिया। ये पूरी गति होने के बाद निकलेगी, क्योंकि फाइनल पॉइंट आपको गति को कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगी। 9 से 10 तक के बीच में की गति कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको वो गति के बाद आपको जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिलेंगे, और वहां से आप विस्थापन की दिशा निकालोगे, और वहां से आप वी एवरेज की दिशा निकालोगे। ऐसा ही हुआ है ना। तो इसमें सीधा सीधी कहानी आगे की ये है कि बच्चों पूरी गति के दौरान औसत वेग की दिशा तो एक ही रहती है, लेकिन तात्क्षणिक वेग की दिशा प्रति क्षण बदलती रहती है। समझ में आई कहानी। गति के दौरान औसत वेग की दिशा तो रहती है नियत, क्योंकि वो तो एक ही होती है, और तात्क्षणिक वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। देखो आपने अभी देखा, ये इधर देखो 5 बिंदुओं पे 5 थी, इधर 4 बिंदुओं पे 4 अलग अलग डायरेक्शन में दिशाएं आ रही है। तो तात्क्षणिक वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है, और औसत वेग की दिशा गति के दौरान नियत रहती है। एक ही दिशा होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पॉइंट नंबर 3, जबकि औसत वेग की दिशा औसत वेग की
नियत होने का मतलब यहाँ यह है कि उस समयांतराल में औसत वेग की एक ही दिशा होती है, जबकि तात्क्षणिक वेग की दिशा हजारों हो सकती है, हर बिंदु पे अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि भाई साहब, औसत वेग का मान गति के दौरान कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन औसत वेग का मान शून्य हो सकता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी गतिशील वस्तु के लिए औसत वेग यानी वी एवरेज का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि औसत वेग का मान, औसत वेग यानी वी वेक्टर एवरेज, मान शून्य हो सकता है। क्या कह रहा है ये, क्यों हो सकता है ऐसा, ऐसा क्यों हो गया, तो उसको समझते हैं। सपोज करो कि कोई गोल गोल चक्कर लगा रहा है, वो यहां से चला था और यहीं आ गया वापस। तो मैं आपसे कहूं कि वी एवरेज निकालो, तो आप कहेंगे कि दूरी बटा समय निकलेगा, है ना। तो वी एवरेज के लिए ये 2 पाई आर होगा, जितनी परिधि उतनी तो दूरी तय की और समय लगेगा। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि वी वेक्टर एवरेज निकालो, तो आप कहेंगे कि इसके लिए तो आपको क्या चाहिए, विस्थापन बटा समय चाहिए, है ना। और विस्थापन, इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर आ गए, तो इन दोनों के बीच में तो कोई मिनिमम दूरी है ही नहीं, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, समय का भाग लगेगा। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए देखो वी एवरेज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो गतिशील वस्तु यदि है, चल रही है यदि, तो उसके लिए औसत वेग का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन औसत वेग का मान शून्य हो सकता है, लेकिन औसत चाल का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। क्लियर है। क्योंकि दूरी हम कभी भी 0 नहीं होती, विस्थापन 0 हो सकता है, उसी आधार पर चाल 0 नहीं हो सकती, लेकिन वेग 0 हो सकता है। अगला पॉइंट अपन बात करें, पॉइंट नंबर 5। 4 हो गए ना, या 3 हो गए, 4 हो गए। तो पॉइंट नंबर 5, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग का मान सदैव बराबर होता है। क्यों होता है, उस बिंदु पर आपको चाल का मान निकालना है, वही उस बिंदु पर वेग का मान होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, चाल वाले में आपने दिशा को कंसीडर नहीं किया और वेग वाले में आपने दिशा को कंसीडर किया है। यहाँ इस पॉइंट नंबर 5 में हम ये कह रहे हैं कि मान तो बराबर होते हैं, दिशा एक में शामिल होती है एक में नहीं होती, लेकिन मान तो बराबर ही होते हैं। इसका मतलब है तात्क्षणिक चाल का मान, खाली इसमें मोड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है, और तात्क्षणिक वेग का मान सदैव क्या होता है, बराबर होता है। इतनी कहानी समझ में आई बच्चों। एक पॉइंट और याद रखना, पॉइंट नंबर 6 में बता देता हूं मैं आपको। एक कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है,
नेवी एयरफोर्स में आया हुआ है वो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। क्या है वो क्वेश्चन? क्वेश्चन में पूछा था क्या वी एवरेज यानी कि वी वेक्टर एवरेज यानी कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग दोनों एक दूसरे की दिशा में हो सकती हैं? क्या दोनों एक दूसरे के लंबवत हो सकती हैं? क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो सकती हैं? इसके लिए हम एक पॉइंट लिखते हैं फिर समझते हैं। औसत वेग वी एवरेज तथा तात्क्षणिक वेग वी वेक्टर इंस्टेंटेनियस एक दूसरे की दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में और लंबवत हो सकते हैं। विपरीत दिशा में तथा लंबवत हो सकते हैं। कितने भी डिग्री पे हो सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 50 डिग्री, कितने भी डिग्री पे हो सकते हैं। इसको समझो, मान लो कोई आदमी यहाँ से जाता है और ऐसे ऐसे घूम फिरा के यहाँ पहुंच जाता है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। मैंने आपसे कहा कि बताओ औसत वेग किधर होगा, तो ये इन दोनों को विस्थापन को मिलाया, ये इधर इसका विस्थापन आया, तो यही औसत वेग की दिशा है, तो ये वी एवरेज की दिशा है। मैं बना देता हूँ, समझ में आई बात? अब मान लो मैं आपसे कहूँ कि इस बिंदु पर आप तात्क्षणिक वेग बताओ, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा इधर आएगी, ये तात्क्षणिक वेग इधर है। मैं आपसे कहूँ कि इस बिंदु पर बताओ, तो ये घूमकर इधर से घूमकर ऐसे जा रहा है, तो स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी, तो आप कहेंगे कि इस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग इधर है। और मैं आपसे कहूँ कि इस बिंदु पर बताओ, तो आप कहेंगे कि इधर ऐसे जा रहा है, तो इस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग इधर है। तो देखो, ये औसत वेग है और ये वाला तात्क्षणिक वेग इसकी दिशा में है ना। दूसरा, ये औसत वेग है और ये वाला तात्क्षणिक वेग इसके विपरीत दिशा में है। तीसरा, ये औसत वेग है और ये वाला तात्क्षणिक वेग इसके लंबवत दिशा में। और यहाँ पे यहाँ खींचो तो ये 45 डिग्री पे आ गया, यहाँ खींचो तो ये 48 डिग्री पे आ गया, तो कितना भी कोण हो सकता है। तो औसत और एवरेज ओवरऑल बात ये है कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग के बीच में कितने डिग्री का भी कोण हो सकता है। दोनों समान दिशा में हो सकते हैं, दोनों विपरीत दिशा में हो सकते हैं, दोनों लंबवत हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के 45 डिग्री पे भी हो सकते हैं। और पॉइंट नंबर 7 लास्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि आपकी बाइक या वाहनों का जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड दिखाता है, वो हमेशा तात्क्षणिक चाल के मान को दिखाता है। जैसे थोड़ा सा आप वेलोसिटी एक्सीलरेटर दबा के ज्यादा करेंगे तुरंत बढ़ा देगा, जैसे ब्रेक लगा के कम करेंगे तुरंत घटा देगा, तो वो तात्क्षणिक को दिखाएगा लेकिन दिशा नहीं दिखाता। इसका मतलब वो वेग नहीं दिखाता, क्या दिखाता है? तात्क्षणिक चाल के मान को प्रदर्शित करता है। वाहनों का स्पीडोमीटर तात्क्षणिक चाल के मान को प्रदर्शित करता है। तो ये बच्चों तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए। चाल को अपन ने कल डिस्कस किया था, वेग को हमने आज डिस्कस किया है, और उसके बाद में कुछ इनके डायरेक्शन से रिलेटेड पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में फिर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे का अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।